बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे रिस्क असेसमेंट के मेथड। अब हम एक और जो बहुत ही जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है रिस्क असेसमेंट का मेथड, वो देखते हैं। आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा रिस्क असेसमेंट, और रिस्क का फार्मूला इसमें क्या यूज़ होता है, एसेट वैल्यू इंटू बिजनेस इम्पैक्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट। अब ये पूरा एक सिनेरियो आपको ब्रीफ सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप एक रिस्क असेसमेंट किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। XYZ कंपनी है, ऑपरेट्स अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर responsible for monitoring organization cybersecurity. The SOC team is responsible to ensure confidentiality, integrity and availability of critical assets. और जो assets हम कंसिडर कर रहे हैं, एक सर्वर है, सेंट्रल लॉग रिपोजिटरी वाला, राउटर, नेटवर्क गेटवे, स्विच है, इंटरनल नेटवर्क स्विच है, कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एनालिस्ट वर्क स्टेशन के तौर पर यूज होता है। ये एक नेटवर्क है आपका जो कि SOC का है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कोरिलेशन इंजन होता है, आपकी लॉग्स कोरिलेट कर होता है। आगे आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा थोड़ा सा इसको। तो ये राउटर है, स्विच है, एनालिस्ट वर्क स्टेशन है, सर्वर है, ये आपके बेसिकली एसेट्स हैं। अब आपने इनकी एसेट्स की रिस्क एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ मैंने इस पहले कॉलम में एसेट्स लिख दिए। अब एसेट वैल्यू हमने पढ़ा था कि C+I+A, उसको रेटिंग दी 1 to 5, ठीक है। अब C+I+A, इसकी हम रिस्क कैलकुलेशन करते। एसेट वैल्यू C+I+A यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके एक एसेट वैल्यू आती है, और हर एक की वैल्यू हम 1 to 5 तक की रेटिंग दे रहे हैं। तो ये ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 1 to 5 हम रेटिंग कैसे दे रहे हैं। ये एक सेट ऑफ क्वेश्चनेयर्स है, उसको देख के हम रेटिंग 1 to 5 तक देते हैं। अब ये हमने प्रोसीजर हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इस टेबल को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि ये सर्वर है, ये उसकी एसेट वैल्यू हमने फाइंड आउट की। नीचे इसको दोबारा भी देखते हैं ये 11 तक कैसे आई। ये उस सर्वर को थ्रेट्स थे, यानी अनऑथराइज एक्सेस टू लॉग्स, डाटा करप्शन और लॉस ऑफ करप्शन और लॉस, डिनायल ऑफ सर्विस, अटैक, मॉलवेयर इन्फेक्शन। अब वल्नरेबिलिटी उस सर्वर में क्या एग्जिस्ट करती है, अनपैच सॉफ्टवेयर, वीक एक्सेस कंट्रोल, lack of encryption for stored logs, misconfiguration permission, incorrect setting applied to access controls, which determines who can access the resources, such as file, folders, database system, networks. ठीक है, ये थ्रेट्स थे, ये वल्नरेबिलिटीज थी। अब उसकी दो फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रॉस ऑफ थ्रेट और बिजनेस इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, एसेट वैल्यू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट और फिर बिजनेस इम्पैक्ट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि इसकी रिस्क वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। आप देखते हैं कि C+I+A कैसे किया आपने। 1 to 5 तक आपने इसका रेटिंग स्कोर डिफाइन किया। ये बेस्ड है एसेट ओनर से आप जाके क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किया, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सेंट्रल लॉग रिपोजिटरी अकर्ड कंप्रोमाइजिंग सेंसिटिव लॉग्स। उसने जवाब दिया कि जी कॉन्फिडेंशियल डेटा ब्रीच could lead to exposure of critical security incidents, sensitive user data and operational details. This could undermine trust in ability to protect information. तो अब इसकी एक हाई वैल्यू, तो हमने इसको 5 रेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी से मुतालिक क्वेश्चन था। तो C की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये आपने देखा, हमने C की वैल्यू 5 यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। दूसरा क्वेश्चन किया, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ लॉग एंट्रीज इन द सेंट्रल रिपोजिटरी वर टेम्पर्ड विद और अल्टर्ड कंप्रोमाइजिंग देयर एक्यूरेसी। लॉस ऑफ उसने आंसर किया, इंटेग्रिटी कुड लीड टू इनकरेक्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट्स एंड कंप्रोमाइज कंप्लायंस रिपोर्टिंग। तो ये एक हाई रिस्क वैल्यू थी, ज़ाहिर है। फिर इसको भी हमने इसी तरह 5 रेट किया इंटेग्रिटी की वैल्यू को। तो ये आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको 5 रेट कर दिया। तीसरा क्वेश्चन था, हाउ वुड दिस बी इफेक्टिव इफ एक्सेस टू द सेंट्रल लॉग रिपोजिटरी इज अनअवेलेबल ड्यूरिंग क्रिटिकल सिक्योरिटी इंसिडेंट, कि आपका सर्वर आपका अनअवेलेबल हो गया। तो उसका आंसर था कि लो इफेक्ट है, बैकअप सर्वर इज अवेलेबल। तो उसको हमने फिर उसकी वैल्यू क्या दे दी, 1, लो वैल्यू दे दी। तो ये आपने 5 + 5 + 10 11 ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली सर्वर से मुतालिक। अब इसी तरह इसकी दो चीज़ें आप देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट और बिजनेस इम्पैक्ट। पहले बिजनेस इम्पैक्ट को देख लेते हैं।
अच्छा, बिजनेस इम्पैक्ट क्या कहता है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू एवेलुएट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, BIA aims to identify and prioritize critical business processes and assets within an organization that could be affected by cybersecurity incidents. It helps assess potential financial, operational, reputational, regulatory impacts. ठीक है, डिसरप्शन के दौरान आपको क्या फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, आपको कोई फाइन हो सकता है। तो BIA is based on time. If there is a server crash, how much time can the organization go without server? This drive by doing a business impact earlier. अब इसका हमने स्केल 1 to 5 रखा था। चूंकि सर्वर का लॉस क्रिटिकल है तो इसकी वैल्यू भी हमने 5 ली। तो वहाँ पे जाके टेबल पे हमने BIA की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने 5 पुट अप कर दी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस के ऊपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी एट विच सच फेलियर्स अकर्स। दिस इज बेस्ड ऑन previous experiences and looking at the current implementation. The probability of occurrence is measured from 0.1 to 1 के दरम्यान इसको मेजर करते हैं, जो कि इस वाले फॉर्मूले में ये स्केल लिया गया। लो अगर कोई 1 साल से ज़्यादा 0.1 है, अगर 1 साल से ज़्यादा वो इंसिडेंट रिपीट हुआ है, अगर वंस इन अ ईयर हो रहा है तो 0.4 है इसकी वैल्यू। अगर वो इंसिडेंट पर्टिकुलर इंसिडेंट विद इन 6 मंथ्स हो रहा है तो उसकी 0.7 है, और विद इन 3 मंथ्स हो रहा है तो वेरी हाई। तो ये उसकी वैल्यू है। तो हमने अगर फॉर एग्जांपल लिखा कि 1 साल के से ज़्यादा ही होता है, जब ये होता है ईयर और मोर, तो 0.1 अगर हम इसकी वैल्यू ले ली प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस की, तो ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपके 0.1 आ गई। तो आपने ये 3 फैक्टर्स को, यानी ये आपने ये जो वैल्यू ली थी एसेट वैल्यू 11, जो कि आपने C+I+A के बेस पे एक सेट ऑफ क्वेश्चनेयर के बेस पे निकाली थी, उसको कैलकुलेट किया था, वो आपकी एसेट वैल्यू आ गई थी। उसको मल्टीप्लाई किया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रस के, वो हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है, वो ये वाला इंसिडेंट साल में 1 दफ़ा हुआ है या 6 महीने में 1 दफ़ा हुआ है या हर महीने ही हो रहा है या रोज़ ही हो रहा है, उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अगर वो उसका फाइनेंशियल लॉस क्या हो सकता है, रेपुटेशन पे क्या लॉस हो सकता है, हमें कोई रेगुलेटरी फाइन क्या पड़ सकता है, या अगर कोई फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का सर्वर है, लाइफ के ऊपर कोई लॉस हो सकता है, तो वो सारा आपका बिजनेस इम्पैक्ट में काउंट हो गया। इन सारी टर्म्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका फैक्टर आ गया 5.5। ठीक है, यही सारे फैक्टर देखते हुए थ्रेट वल्नरेबिलिटीज़ और क्वेश्चनर के बेस पे आपने राउटर की वैल्यू भी निकाल दी, स्विच की भी निकाल दी, कंप्यूटर सिस्टम की भी निकाल दी। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, राउटर की आपके आई 16.8, सर्वर की 5.5, स्विच की 18.9, कंप्यूटर की 2.8। तो अगर आपकी ये एक्सेप्टेबल रिस्क वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने ये 5.5 रखी हुई कि ठीक है, हम इससे इस लाइन से जो नीचे रिस्क है वो हमें एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये और ये रिस्क हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये आपके एक्सेप्टेबल वैल्यू है रिस्क की। तो जिस तरह यानी आपकी ये बेसिकली रिस्क एपेटाइट है। रिस्क एपेटाइट क्या हमने डिस्कस की थी कि वो रिस्क की वैल्यू जो कि आप डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ से इसके बाद मैंने मिटिगेशन एफर्ट्स निकालनी है। और एक टर्म हमने और भी यूज़ की थी, उसको हमने रिस्क टॉलरेंस। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं और स्पीड लिमिट है 60, तो दैट मीन्स के जो उसकी रिस्क एपेटाइट है वो 60 है, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ आपको किसी इंस्ट्रूमेंट से आपकी स्पीड लिमिट को मेजर कर रहा है, लेकिन वो कहता है ठीक है 65 तक अगर ये गया तो मैं इसको चालान रेज कर दूंगा, या 70 तक गया तो मैं चालान ये इसको फाइन करूंगा। तो ये जो 70 तक की लिमिट है ये टॉलरेंस है, रिस्क टॉलरेंस की वैल्यू है। तो इस तरह आप ये रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस की वैल्यूज़ को मेजर करते हैं, और ये एक सिंपल तरीका है जो कि रिस्क असेसमेंट का है। इसको बेस करके आप अपने तमाम एसेट्स का रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, और एक परफॉर्मा है और उसको रिस्क रजिस्टर में मेंटेन करके रिस्क रजिस्टर में एंटर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।